दोस्तों, आज बर्फीले मौसम का मजा लेने कुछ लोग बाहर निकले, पर जैसे ही वो कुछ आगे गए तो देखा कि एक आदमी का सर बर्फ के बीच में जमी हुई हालत में पड़ा था। और हैरानी की बात यह थी कि उसकी बॉडी के हिस्से भी आसपास पड़े हुए थे। ये नजारा इतना भयानक था कि पुलिस वाले से भी ये सब देखा नहीं गया और वो भी उल्टी करने लगा। अब ये बॉडी किसकी थी और वहां कैसे आई, ये हम आज की कहानी में देखेंगे। ये एक छोटा सा शहर था जहां कभी ऐसी वारदात नहीं हुई थी। हाना और डैनियल, जो कि पुलिस वाले थे, उन्हें इस केस को सॉल्व करने का काम मिला। मौके पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि तलाश के दौरान उन्हें एक हाथ और एक टांग भी मिले थे, जो कि सर से काफी दूर ब्रिज के नीचे पड़े हुए थे। उस ब्रिज के ऊपर से अक्सर काफी ट्रेन आती जाती रहती है, तो उन्हें यह भी शक था कि शायद ये कोई शराबी होगा जो ट्रेन से टकरा गया होगा। लेकिन सच अभी उनकी सोच से कोसों दूर था। अब पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल सुपरवाइजर उन्हें बताती है कि अगर ये आदमी ट्रेन से टकरा गया होता तो इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं खून जमा होता, लेकिन सारा खून इसके सर के पिछले हिस्से में जमा था। इसका मतलब ये आदमी ट्रेन से टकराने से पहले ही मर चुका था, जिस पर किसी तेज धार हथियार से पीछे से वार किया गया था। ये सुन हाना और डैनियल को काफी हैरानी होती है, क्योंकि शहर में एक कातिल खुलेआम घूम रहा था, पर वो कौन था इसका आइडिया उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। लाश को अलग अलग हिस्सों में पड़ा देख एक तीसरा पुलिस वाला, जिसका नाम एंटन है, वो टेंट से बाहर जाकर उल्टी करने लग जाता है, क्योंकि उस शहर में ये ऐसा पहला केस था। सुपरवाइजर बताती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं, बस बॉडी के कपड़ों पर ये लाल रंग के धागे मिले हैं, जो कि बहुत छोटा सबूत था। अब कहानी पिछली रात की फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी तीसरे पुलिस वाले एंटन को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में मौजूद था। और पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम काल है, और बातों के दौरान दोनों में नंबर एक्सचेंज होते हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहीं हमें पता चलता है कि एंटन को लड़कों में इंटरेस्ट था और वो काल के साथ काफी नजदीक आ जाता है। यहाँ उस मृत आदमी की बीवी, जिसका नाम मैरियन है, वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि उसके हस्बैंड पिछली रात से घर नहीं लौटे, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह होती है और डैनियल को पुलिस चीफ का कॉल आता है। वो बताती है कि कल रात मृत आदमी की बीवी ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी, जिसके आधार पर यह पता चला कि वो बॉडी एक 35 साल के आदमी की थी, जिसका नाम योहान एंडरसन था, जो कि कभी एक स्कीइंग गेम का वर्ल्ड चैंपियन था, जिसको किसी ने सर पर पीछे से हमला करके मारा है। पुलिस चीफ बोलती है कि सबसे पहले तो उसकी बीवी को उसके हस्बैंड के बारे में सच बता कर आओ, शायद वहां से कोई सबूत मिल जाए। इसके तुरंत बाद हाना और डैनियल उसके घर जाते हैं और उसकी वाइफ मैरियन को सारा सच बता देते हैं। पति की मौत की खबर सुन मैरियन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो काफी निराश हो गई। इसके बाद हम बर्फीली हवाओं के बीच एक आदमी को डॉग कार्टिंग करते हुए देखते हैं, जिसका नाम लाइनस है, जो कि वहां टूरिस्ट्स को कार्टिंग करवाता था। अभी वो टूरिस्ट्स के साथ बात कर ही रहा था कि पुलिस द्वारा उसे योहान के मर्डर की सूचना मिलती है, और ये सुन वो भी दंग रह जाता है। और इसके कुछ देर बाद उसे चर्च की तरफ से भी कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि चर्च ने उसकी जमीन की लीज कैंसिल कर दी थी। वो फौरन चर्च के बाहर जाता है और चर्च कम्युनिटी के हेड, जिसका नाम ओलेग है, उसे गालियां देता हुआ दिखाई देता है। अब ये क्या माजरा था, ये भी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वो दोनों मैरियन के साथ उसके बेटे के स्कूल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मैरियन के पिछले हस्बैंड से होती है, जो कि मैरियन के बेटे लियो का असली डैड भी था, जिसका नाम जेम्स वेनोल्फ है, जो कि मैरियन से अलग हो चुका था, जिसके बाद योहान ने मैरियन से शादी कर ली थी। अब हाना उनके बेटे लियो से पूछती है कि क्या उसे अपने स्टेप डैड के बारे में कोई जानकारी है, जिस पर लियो बोलता है कि आखिरी बार उसने अपने डैड के साथ नाश्ता किया था। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ दूसरे शहर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर चला गया था। उन्होंने ठीक शाम के 7 बजे म्यूजिक कॉन्सर्ट का ओपनिंग एक्ट देखा था, और जब वो घर लौटे तो उसके डैड घर पर नहीं थे। और ये सब बताते ही वो गुस्से से वहां से चला जाता है। मैरियन बताती है कि जब वो कॉन्सर्ट पर गए थे तो उस दिन योहान ने बताया कि वो उसके एक दोस्त के साथ डिनर करने वाला है, जिसका नाम कार्ल है। यहाँ बाहर डैनियल भी उसके एक्स हस्बैंड से पूछताछ करता है, जिसमें उसका एक्स हस्बैंड बताता है कि वो मैरियन से 12 साल पहले ही अलग हो चुका है, पर फिर भी अपने बेटे लियो से मिलने के लिए कभी कभी उनके घर आता रहता है। उन दोनों को कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली थी और केस सुलझाने की बजाय और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। इसी दौरान एंटन को सोशल मीडिया पर लोकल पुलिस के पेज पर सैकड़ों टिप्स मिल रही थी, जिसमें से एक शख्स ने बताया कि जिस रात योहान का मर्डर हुआ उस दिन उसने ब्रिज के नीचे एक वैन को देखा था, जिसकी बैक लाइट टूटी हुई थी। अब यह जानकारी कितनी सच्ची थी, ये तो आगे पता चलेगा। अब वो दोनों काल से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अंदर आते ही एंटन अपनी नजरें चुराने लगता है
ये देख हाना पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर एंटन मना कर देता है। कार्ल वही आदमी था जो कुछ दिन पहले एंटन के साथ फिजिकल रिलेशन में आया था। अब हाना के पूछने पर कार्ल बताता है कि जिस दिन योहान का मर्डर हुआ था उस दिन वो कार्ल के रेस्टोरेंट में डिनर करने आया था। जब वो यहाँ आया तो उसके नाक से खून आ रहा था। उसने खून को टी शर्ट से साफ किया और रेस्टोरेंट के पीछे वाले डस्टबिन में फेंका और वहीं पर कपड़े बदले थे। एंटन फौरन बाहर जाता है और डस्टबिन से वो टी शर्ट ले आता है जिस पर खून लगा हुआ था। अब उसी शाम को थोड़ी और छानबीन के लिए जब हाना योहान का सोशल मीडिया पेज चेक करती है तो उसे योहान के साथ लाइनस खड़ा हुआ दिखता है। और हैरानी की बात यह थी कि लाइनस ने वही टी शर्ट पहनी थी जो उन्हें रेस्टोरेंट के डस्टबिन में खून के साथ मिली थी। ये देख उनका शक लाइनस की तरफ जाता है और यहाँ उसी शाम लाइनस भी मैरियन के एक्स हस्बैंड जेम्स के पास आता है और योहान के कत्ल पर अपनी चिंता जाहिर करता है और ये भी पूछता है कि क्या पुलिस वालों को कातिल का पता चला, जिस पर जेम्स बोलता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो दोनों काफी देर तक शराब पीते हैं। अगली सुबह एंटन भी कार्ल के पास आता है और पिछले दिन हाना के सामने झूठ बोलने पर माफी मांगता है और बोलता है कि जब तक ये केस चलेगा तब तक वो कार्ल से नहीं मिल सकता, नहीं तो लोग समझेंगे कि वो एक सस्पेक्ट को डेट कर रहा है, क्योंकि कार्ल भी शक के घेरे में था। और साथ ही एंटन ये भी नहीं चाहता था कि पुलिस स्टेशन में उसके दोस्तों को पता चल जाए कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, नहीं तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसी दोपहर हाना और डैनियल लाइनस से मिलने जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि योहान लाइनस का पार्टनर था और दोनों ने मिलकर एक टूरिस्ट क्लब साथ में खोला था जिसमें वो टूरिस्ट्स को डॉग कार्ट करवाते थे और साथ ही स्कीइंग भी करवाते थे। योहान के ऑफिस को चेक करने के दौरान हाना को एक अजीब ब्रेसलेट मिलता है और साथ ही उसकी डायरी भी जिस पर पिलग्रिम्स फ़ियाल लिखा हुआ था। अब ये पिलग्रिम्स फ़ियाल क्या था, इसकी जानकारी तो लाइनस को भी नहीं थी। वो उसे उसकी खून वाली टी शर्ट दिखाते हैं और थोड़ा जोर देकर उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर लाइनस सब कुछ बता देता है। वो बोलता है कि वो और योहान बिजनेस को बढ़ाने के लिए चर्च कम्युनिटी से जमीन खरीदकर जिप लाइन लगाना चाहते थे जिसमें टूरिस्ट्स के लिए केवल कार लगाई जाएंगी। पर योहान का मन एकदम से बदल गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, जिसके कारण उसकी योहान से हाथापाई हुई और यही वजह थी योहान के नाक से खून आने की। और अचानक से योहान मारा गया और उसके मरने के बाद चर्च कम्युनिटी का हेड भी अपने वादे से मुकर गया और यही वजह थी कि वो पिछले दिन चर्च हेड ओलेग से हाथापाई करने गया था। अब योहान ने अचानक से जमीन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना क्यों किया था, ये बात कोई नहीं जानता। अब शाम को एक सीनियर पुलिस वाला जिसका नाम राफे है वो उन्हें बुलाता है और बोलता है छानबीन करने पर उन्हें योहान का दूसरा हाथ भी मिल गया, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उसके हाथ से वेडिंग रिंग गायब थी। वो अनुमान लगाते हैं कि या तो उसकी रिंग कातिल अपने साथ चुरा कर ले गया होगा या फिर वो किसी और को डेट कर रहा होगा जिसके लिए उसने मरने से पहले रिंग उतारी होगी। राफे फौरन उन्हें अगले दिन चर्च के हेड ओलेग से पूछताछ करने को बोलता है। यहाँ दिन गुजरते जा रहे थे और मरे हुए योहान की वाइफ मैरियन भी एक निराशा के साथ बैठी हुई थी। उसका बेटा भी उसे खामोशी के साथ देख रहा था। अगली सुबह ये दोनों चर्च हेड ओलेग के घर आते हैं जो कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए खाना बना रहा था। वो उससे योहान के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि योहान अपने पार्टनर लाइनस के साथ मिलकर चर्च की जमीन लेना चाहता था, पर उसने अचानक से मना कर दिया। इसी दौरान हाना की नजर दीवार पर लगे स्टिकर पर जाती है जिस पर पिलग्रिम्स फ़ियाल लिखा था। ये तो योहान की डायरी पर भी लिखा था, जिस पर ओलेग बोलता है कि पिलग्रिम्स फ़ियाल एक कम्युनिटी कॉलेज है जिसमें बाइबल की स्टडी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी इस कॉलेज के निर्माण पर प्लानिंग चल रही है। हाना पूछती है कि क्या योहान भी पिलग्रिम्स फ़ियाल कॉलेज का मेंबर था, जिस पर ओलेग मना कर देता है। अभी बातें चल ही रही थी कि ओलेग की वाइफ भी नीचे आ जाती है जिसका नाम रिबेका था, लेकिन ओलेग अजीब बिहेव करते हुए उसे ऊपर जाने को बोलता है। ये बात हाना को थोड़ी अजीब लगती है। बाहर आकर हाना बोलती है कि ओलेग झूठ बोल रहा था क्योंकि योहान की डायरी पिलग्रिम्स फ़ियाल के नाम से भरी हुई थी और ओलेग ने योहान और पिलग्रिम्स फ़ियाल का नाम सुनते ही अजीब चेहरा बनाया था। जरूर कोई सबूत है जो उनकी आंखों से छूट रहा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में उन्हें एक और जानकारी मिलती है जिसमें उन्होंने योहान के मोबाइल को उसके मरने के एक हफ्ते पहले से ट्रैक किया तो देखा कि वो एक हफ्ते पहले तक जंगल के एक हिस्से में जाता था और उसी डेट पर जिस डेट पर उसकी डायरी पर पिलग्रिम्स फ़ियाल लिखा हुआ था। ये थोड़ा अजीब था। इसका मतलब ये साफ है ओलेग जरूर कुछ छुपा रहा था। इसके बाद हम ओलेग को अपनी बीवी रिबेका के साथ देखते हैं जो रिबेका का ब्रश उसके मुंह में डालकर उसे धमकाता है कि जब पुलिस वाले आएं तो ज्यादा होशियारी मत करो और अपने कमरे में ही रहा करो। अब इसके बाद हाना भी रात को ही अपनी गाड़ी और मैप लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है और कुछ दूरी पर वो देखती है कि वहां सड़क के जरिए नहीं जाया जा सकता।
इसलिए अगली सुबह वो अपनी स्की लेकर आती है और उनके जरिए जंगल के उसी पॉइंट पर जाने लगती है जहां अक्सर योहान का मोबाइल लोकेशन बार बार एक्टिव हुआ था। अब उसी सुबह रेबेका भी अपने हस्बैंड से इतना डर चुकी थी कि वो उसके जाने के बाद घर से भाग जाना चाहती थी और सामान पैक करती है। लेकिन तभी ओलेग वापस आता है और उसे ऐसा करने के लिए बहुत मारता है। यहाँ स्की करते हुए हाना देखती है कि जिस जगह योहान का मोबाइल लोकेशन शो होता था वहां से कुछ ही दूरी पर ओलेग का घर भी था। इसका मतलब जरूर योहान के मर्डर के तार ओलेग से जुड़े हुए थे। वो फौरन ओलेग के दरवाजे पर दस्तक देती है और जाहिर करती है कि उसे उसकी वाइफ रेबेका से बात करनी है। पहले तो ओलेग कुछ बहाना बनाता है, लेकिन हाना उसे पुलिस बैकअप बुलाने की धमकी देती है और अंदर आकर अकेले में रेबेका से बात करती है। रेबेका की ऐसी हालत देख वो समझ जाती है कि जरूर ओलेग उससे मारपीट करता है, इसलिए वो फौरन पुलिस बैकअप बुलाकर उसे वहां से निकाल कर ले जाती है और उसे तब तक होटल में सुरक्षित रहने का बोलती है जब तक वो उसके हस्बैंड पर मारपीट का केस नहीं बना लेते। वो रेबेका से योहान के बारे में पूछती है, जिस पर वो सारा सच बता देती है कि जब वो पिलग्रिम्स फ़ियाल कॉलेज के प्लान पर काम कर रही थी तब उसकी योहान से मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया था। वो दोनों अक्सर ओलेग से छुप छुप कर जंगल के उसी पॉइंट पर मिलते थे जहां उसकी लोकेशन ट्रैक हुई थी। लेकिन जैसे ही योहान को पता चला कि ओलेग उसके साथ मारपीट करता है तो वो उसे ओलेग से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उस दिन वो आया ही नहीं और इसी गुस्से के चलते योहान ओलेग के साथ चर्च की जमीन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहता था। अब ये बातें सुन मर्डर के शक की सुई ओलेग की तरफ घूम चुकी थी। अब क्या सच में ओलेग ही कातिल था या फिर कातिल अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा था, ये हम आगे जानेंगे। अब इसी शाम ओलेग उसे फिर से कॉल करके घर बुलाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। लेकिन इतने में ही पीछे रिसेप्शन वाली महिला किसी से होटल का नाम बोल रही थी। ओलेग ये सुन लेता है और उसको अब होटल का नाम पता चल गया था। अब इसके बाद पुलिस ओलेग के घर उसे अरेस्ट करने जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं था क्योंकि वो रेबेका के होटल में चुपके से आ चुका था। लेकिन उसे रिसेप्शन से रेबेका का रूम नंबर नहीं पता चलता, इसलिए वो फायर अलार्म बजा देता है, जिसके कारण होटल में अफरा तफरी मच जाती है और भागते हुए लोगों की भीड़ में उसकी नजर रेबेका पर पड़ती है। रेबेका फौरन अपने रूम में वापस आती है, लेकिन ओलेग पहले तो उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रेबेका उसके सामने अपना एक सीक्रेट खोलते हुए बोलती है कि ये बच्चा ओलेग का नहीं बल्कि योहान का है, तो ओलेग इतना पागल हो जाता है कि कुल्हाड़ी से उसके दरवाजे को तोड़ने लग जाता है और लगातार कुल्हाड़ी से मारने के बाद दरवाजे को तोड़ देता है। दोस्तों, अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कातिल कौन हो सकता है। क्या सच में ओलेग कातिल था या फिर कातिल इनमें से कोई हो सकता है या फिर कातिल कोई और ही होगा? बिना वीडियो का एंड देखे हुए मुझे कमेंट में बताओ। देखते हैं किसका गेस सबसे सही होता है, पर प्लीज चीटिंग मत करना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाना और डैनियल ने एक और मिस्ट्री मर्डर केस सॉल्व किया है। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स कर देंगे तो मैं उस स्टोरी को जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद वो दोनों भी फौरन होटल आते हैं और जैसे ही वो रेबेका के रूम की तरफ जाते हैं तो दरवाजे और रूम की हालत देख उन्हें यकीन हो जाता है कि ये जरूर ओलेग का ही काम है और वो रेबेका को अपने साथ ही ले गया होगा। इसके बाद फौरन शहर से बाहर निकलने वाले हाईवे को ब्लॉक करवा दिया जाता है और एक हेलीकॉप्टर को 24 घंटे शहर के ऊपर निगरानी के लिए भेजा जाता है। यहाँ एंटन फिर से हाना को बताता है कि ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं, पर पुलिस के सोशल पेज पर 2-4 और लोगों ने उस वैन का जिक्र किया है जिसकी बैकलाइट टूटी हुई है। लेकिन मुश्किल यह है कि आसपास के सारे सिटीज को मिलाकर वहां लगभग ऐसी सैकड़ों वैन है। इतने में ही डैनियल को पता चलता है कि ओलेग की गाड़ी हाईवे नंबर 40 पर देखी गई थी, लेकिन वहां से बहुत सारे रोड क्रॉस होते हैं। मतलब अगर वो उसे ढूंढना भी चाहे तो हफ्तों लग जाएंगे। ऐसे में हाना बोलती है शायद वो अपने किसी पुराने फार्म हाउस में गया हो, जिसका पता लगाने के लिए राफे से बोलती है। इसके बाद दोनों उसी हाईवे पर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें नींद आने लगती है क्योंकि वो लगातार 2 दिन से सोए नहीं थे, जिस पर डैनियल उसे ब्रेक लेने को बोलता है और इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि हाना बोलती है कि अगर मैंने ध्यान दिया होता तो रेबेका आज सुरक्षित होती। लेकिन डैनियल उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भी अपना काम कर रही हो, लेकिन तुम्हें ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि वो दोनों नींद में थे और इस तरह से काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाना उसकी बात मान जाती है और कुछ देर के लिए दोनों अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। 2 घंटे में सुबह हो जाती है और यहाँ हम रेबेका को देखते हैं जो बेहोशी की हालत से उठती है तो खुद को एक कमरे में कैद पाती है। दरवाजे और विंडोज भी लॉक थे। यहाँ हाना को एंटन का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने ओलेग की गाड़ी को शहर के बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाते देखा था।
इतना सुनते ही वो दोनों फौरन उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ दरवाजा खोलने की मशक्कत करते हुए रेबेका को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये जरूर ओलेग होगा। वो फौरन फिर से बेहोशी की हालत में लेट जाती है और अपने साथ एक लकड़ी का प्लैंक भी रख लेती है। ओलेग धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे बेहोश समझ लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि रेबेका ने खिड़की का लॉक तोड़ने की कोशिश की थी तो वो फौरन पीछे घूमता है, लेकिन रेबेका उस पर वार कर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। बाहर जाकर वो जोर जोर से शोर मचाती है, लेकिन बर्फीला तूफान उसकी आवाज को दबा देता है। किसी को ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। वो भागती है, लेकिन ओलेग फिर से उसका पीछा करने लगता है। कोहरा इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों भी फौरन वहां पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर के थर्मल विजन से पता चला कि दो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। यहाँ ओलेग भी फाइनली रेबेका को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में ही हाना उस पर अपनी बंदूक तान देती है, लेकिन गोली नहीं चला पाती। मजबूरन डेनियल को शूट करना पड़ता है और ओलेग को मार दिया जाता है और फाइनली रेबेका को भी बचाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और इसके बाद डेनियल पर पीछा करने के दौरान गोली चलाने के लिए अलग इंक्वायरी बिठाई जाती है और पुलिस चीफ डेनियल से बोलती है कि टेंशन मत लो, तुमने किसी की जान बचाने के लिए गोली चलाई थी। पुलिस चीफ खुश थी क्योंकि फाइनली कातिल मिल गया था, लेकिन अभी मेन ट्विस्ट आना बाकी है। यहाँ एंटन भी फाइनली काल से फिर से मिलने की बात जाहिर करता है, क्योंकि अब काल शक के घेरे से बाहर था। तो वो दोनों मिलने और साथ में डिनर का प्लान बनाते हैं। अब अगली सुबह होती है तो यहाँ पुलिस चीफ उन्हें बताती है कि ओलेग के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। और चर्च के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि मर्डर वाली रात ओलेग चर्च में मौजूद था। मतलब साफ था कि ओलेग कातिल नहीं था। तो कातिल कौन था? यहाँ एंटन भी काल से अगली सुबह विदा लेता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि काल के पास भी एक वैन थी जिसकी बैकलाइट टूटी हुई थी। ये देख उसका दिमाग घूम जाता है। वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन आता है और ये बात हाना को बताता है, लेकिन अब उसे पूरा सच बताना पड़ता है कि वो काल को डेट कर रहा था और उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। ये बात वो बाकी लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि बाकी सभी उस पर हंसेंगे। हाना पहले तो उसे खूब सुनाती है कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट को डेट कर रहा था, लेकिन एंटन की परेशानी समझकर वो उसे फौरन काल को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाने को कहती है। इसके बाद वो पुलिस टीम के साथ काल की वैन को चेक करते हैं और इत्तेफाक से उस वैन में उन्हें वही लाल रंग के धागे मिलते हैं जो उन्हें योहान की बॉडी पर मिले थे, और साथ ही उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन काल बोलता है कि वो वैन उसके रेस्टोरेंट में सामान लाने के लिए यूज होती है और उसके अलावा उसका स्टाफ भी वो वैन यूज करता है, जिस पर हाना उसे अपने सारे स्टाफ का नाम लिखने को बोलती है। काल अब पूरी तरह से घबरा चुका था, लेकिन इतने में ही हाना को एंटन का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि वो इस समय काल के रेस्टोरेंट में उसकी सीसीटीवी चेक कर रहा है, जिसमें साफ दिख रहा था कि मर्डर वाली रात काल तो रेस्टोरेंट में था ही नहीं। ठीक शाम के 7 बजे उसकी वैन जेन्स लेकर निकला था। हाना फौरन राफे के साथ जेन्स को अरेस्ट करने के लिए निकलती है और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डेनियल भी लंच ब्रेक के लिए घर जा रहा था और रेडियो में एक पॉडकास्ट सुनते हुए उससे पता चला कि जो फेमस सिंगर पिछले हफ्ते कॉन्सर्ट करने उनके पास वाले शहर में आने वाला था, वो खराब मौसम की वजह से कॉन्सर्ट में 2 घंटे लेट आया था। मतलब कॉन्सर्ट 7 बजे नहीं बल्कि 9 बजे शुरू हुआ था। इसका मतलब ये था कि योहान के बेटे लियो ने जो 7 बजे कॉन्सर्ट के ओपनिंग एक्ट की कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। यहाँ हाना भी राफे के साथ मैरियन के घर आती है तो देखती है कि वो सब पैकिंग कर रहे थे और घूमने जा रहे थे। वो जेम्स को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन जेम्स उनसे बहस करने लगता है। मजबूरी में उसे जबरदस्ती अरेस्ट कर गाड़ी में बिठाया जाता है। इतने में ही हाना को डेनियल का कॉल आता है और वो बताता है कि मैरियन और उसका बेटा झूठ बोल रहे थे। जिस कॉन्सर्ट की बात वो कर रहे थे वो कॉन्सर्ट 7 बजे नहीं बल्कि 9 बजे शुरू हुआ था। इतना सुनते ही वो फौरन मारियन के कमरे में जाती है तो योहान की एक फोटो एल्बम को देखती है जिसमें वो नोटिस करती है कि फोटो में उस रूम में पर्दे लगे हुए थे, लेकिन अब उस रूम में कोई पर्दा नहीं लगा हुआ था। वो इस बारे में मैरियन से पूछती है, लेकिन मैरियन बोलती है कि पर्दे अभी लॉन्ड्री में गए हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये पर्दे लाल रंग के धागों से बने थे। हाना फिर भी बड़ी चालाकी से मैरियन से पूछती है कि उस दिन जब आप कॉन्सर्ट देखने गए थे तो लीड सिंगर वाले बैंड का नाम क्या था। मैरियन चुप हो जाती है। इतने में ही लियो भी नीचे आ जाता है और रोती हुई आवाज में बोलता है कि अब मुझसे और नहीं होगा। मारियन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। सब उसके पीछे भागते हैं। लियो ट्रेन की पटरी पर आकर रुक जाता है और चिल्लाता है कि मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैरियन उसे गले से लगा लेती है और रोते हुए हाना से सारी कहानी बताती है। वो बोलती है कि योहान का अफेयर रेबेका से चल रहा था और वो लियो और उसे छोड़ने वाला था और उस बात पर हर दिन झगड़ा होने लगा था। इस झगड़े से लियो इतना परेशान हुआ
कि उसने गुस्से में अपने डैड के सर पर शवल से वार कर दिया और कॉन्सर्ट की झूठी कहानी बनाई। इस बात का पता चलते ही लियो को सजा हो जाती, इसलिए लियो की मॉम ने योहान की बॉडी को लाल पर्दों में लपेटा और जेम्स के साथ मिलकर बॉडी को ट्रेन की पटरी पर डंप कर दिया ताकि ये एक ट्रेन एक्सीडेंट लगे और पुलिस के सामने लियो सच ना बोल दे। इसलिए मैरियन ने उसे कॉन्सर्ट की झूठी कहानी बार बार बोलकर याद करवाई। सच बाहर आते ही लियो अपनी मॉम को धक्का मारकर ट्रेन की तरफ खुद की जान लेने के लिए भागता है, लेकिन मौके पर ही हाना उसे पटरी से गिराकर बचा लेती है। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस की गाड़ियों में वहां से भेज दिया जाता है। ये केस सॉल्व होते ही टूरिस्ट वापस शहर में आने लगे और एंटन भी काल के साथ वापस आ जाता है और यहाँ हाना भी एक खामोशी से अपने छोटे से शहर को शांति के साथ देखती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।